वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ में मुतादिद प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म मोदी आज शाम साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को भुज में स्मृति वन स्मारक का करेंगे इफ्तिताह। साथ ही भुज में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का होगा संग बुनियाद और इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में NIA दफ्तर का किया इफ्तिताह। कहा, NIA ने कम वक्त में ही पूरी दुनिया में बेहतरीन काम का एतबार हासिल किया। जस्टिस UU ललित बने भारत के चीफ जस्टिस। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत की आबकारी पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज मुजाहिरा। बीजेपी कारकुनों ने दिल्ली हुकूमत के खिलाफ निकाली पद यात्रा। पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद हुई 900 से तजावुज। कौमी हंगामी हालात का ऐलान। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा सिंध सूबे में सैलाब और बारिश के वाकयात में 306 लोगों की मौत। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतकर रकम की तारीख। डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे के दौरान कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म अटल फुट ओवर ब्रिज का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इतवार को भुज में स्मृति भवन यादगार का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को भुज जिले में स्मृति वन यादगार का इफ्तिताह करेंगे। इस पहल का तस्वुर वज़ीर आज़म मोदी ने किया था और जो कि काफ़ी अनोखा है। 470 एकड़ में बनाई गई ये यादगार 2001 के ज़लज़ले के दौरान अपनी जान गंवाने वाले तकरीबन 13,000 अफराद की मौत के बाद यहाँ के लोगों के अज़्म को जाहिर करने के लिए बनाई गई है। इस ज़लज़ले का मरकज़ भुज में था। इस यादगार में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने ज़लज़ले के दौरान अपनी जान गंवाई थी। खादी को मकबूल बनाने की वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिश रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव का एहतमाम किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि मरकज़ की इन कोशिशों के बारे में बुनकरों का क्या कहना है। पहले से अच्छा बनती है, अच्छा चलता है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अब पहले से ज़्यादा काम मिलता है ना, पहले से अच्छा है। खादी में अच्छा रहता है, पहले नहीं अच्छा था, अभी तो अच्छा है। ये मोदी सरकार ने अच्छा किया है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है और मजदूरी भी ज़्यादा मिलती है, पहले से ज़्यादा मिलती है। बहुत अच्छा किया है। PM साहब ने जब से अनाउंस किया है खादी के बारे में, तब से लोग बहुत जागरूक हुए हैं। खादी उत्सव इसीलिए मना जा रहा है कि ये लोग जागरूक हो जावे। ऐसा कोई उत्सव देखेगा तो लोग ज़्यादा जागरूक होगा। अभी ये प्रोग्राम होगा तो लोग आएंगे, तो लोग उसमें जागरूक होंगे और लोग को भी मालूम पड़ेगा कि खादी पहनने से ये होता है। तो वो दिन के दूसरे दिन से हमारी बिक्री भी ज़्यादा होती है। खादी को बढ़ाने का मतलब यही है कि लोगों को इससे काफ़ी लोगों को रोज़ी मिलता है। बुनने वाले को, धागा बनाने वाले को और कपड़ा धोने वाले को, सबको इसमें से रोज़ी मिलता है। कलर करने वाले को
उसलिए खादी पहनना बहुत जरूरी। खादी का हमारा बढ़ावा जितना हो उतना अच्छा है। खादी फेस्टिवल और मरकज की खादी पॉलिसियों के फरोख्त कुनंदगान और खरीदारों का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर में झंडा होना चाहिए, इसलिए झंडे की तो बिक्री काफ़ी हुई मैडम। डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई थी कि रोज़ हजारों लोग आते थे और झंडे ले जाते थे, इतनी है खादी की। Our forefathers used to wear the khadi, but now again the trend has come in ourself also, because it's comfortable, it's cool, and also it's handmade. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पीएम उसको प्रमोट कर रहे हैं, and whatever he is doing, getting our tradition and culture for the new generation, that initiative that he is taking, हम बहुत खुश हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने खुद खादी को एक मिशन के तौर पे लिया है, और उसकी वजह से आज पूरे भारत में ना कोई बूढ़े लोग, लेकिन जो नए यंगस्टर है वो भी खादी को आज अपनाने लगे हैं, और बहुत बिक्री, मतलब उनके आने के बाद खादी को लोग समझने लगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदल चलने वालों के लिए साबरमती नदी पर बनाए गए अटल पुल का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार मेघना ने अटल पुल का जायजा लिया। देश की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में एक और बेहतरीन रिक्रिएशनल स्पॉट कहें या फिर एक टूरिस्ट स्पॉट जुड़ने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। जो अटल ब्रिज साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है, और मैं अभी इसी ब्रिज पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं बेहद ही वाइब्रेंट कलर्स में वाइब्रेंट गुजरात की एक झलक दिखाता हुआ ये अटल ब्रिज यहां पर बनाया गया है, जो कि एक फुट ओवर ब्रिज है जिसे बनाया गया है। यहाँ पर लोग आ सकते हैं, साबरमती नदी को देख सकते हैं, अहमदाबाद के बहुत खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। और सबसे अहम बात है, अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट को काफ़ी ज़्यादा जाना माना जाता है, चूँकि साबरमती नदी के किनारे जिस तरीके से इस विशाल रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ और जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया वो बहुत ही अहम रहा है। और उसके साथ ही अब जब ये अटल ब्रिज बन गया है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्शन रहेगा। अहमदाबाद एक तरीके से अगर देखें तो अहमदाबाद पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह रही है। यहाँ पर कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे पुराने ज़माने के और कई दशकों पुराने, कई सदियों पुराने की जो यहाँ पर इमारतें आज भी जिसे संजो के अहमदाबाद ने रखा है, तो इसे एक हेरिटेज सिटी का भी दर्जा देती है। और उसके साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से इस सिटी को, इस शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए और उसके साथ ही टूरिस्ट स्पॉट्स में लगातार इजाफा किया जाए, वो एक बहुत अहम चीज़ है जिसका एक नजराना ये अटल ब्रिज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहमदाबाद के दौरे पर इस अटल ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं और इस फुट ओवर ब्रिज को लोगों के लिए समर्पित करने वाले हैं। और उसके साथ ही अहम बात है, हम देखते हैं अहमदाबाद में कई ऐसे फेस्टिवल्स हो, नवरात्रि के गरबे हो या उसके साथ ही इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो, कई ऐसे अहम चीज़ों का आयोजन होते रहता है जिससे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुजरात आते हैं और अहमदाबाद खासकर आते हैं। और ऐसे में इस अटल ब्रिज का जो इनॉग्रेशन है वो होगा, तो एक बेहद ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल मार्वल जो यहाँ पर है वो लोगों के लिए समर्पित होगा और लोग यहाँ पर आकर इसका आनंद उठा सकते हैं। साथ ही बीच में भी एक ऐसी जगह दी गई है जहां से ग्लास का एक फ्लोर बनाया गया है, जहां से लोग नीचे नदी को बहते हुए, साबरमती नदी को बहते हुए देख सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और आर्किटेक्चर को, मॉडर्निटी को भी ध्यान में रखते हुए इस बेहद ही खूबसूरत अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश शिक्की के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। अटल पुल के बारे में हमारे नामानिगार मेघना देव ने साबरमती रिवर फ्रंट के सरबराह केशव वर्मा से बात की।
गुजरात अपने वाइब्रेंसी के लिए जाना जाता है और ऐसे ही एक वाइब्रेंट आर्किटेक्चर को या वाइब्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इनॉग्रेट करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आने वाले हैं, जिसका नाम है अटल ब्रिज। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अटल ब्रिज, ये जो बहुत ही खूबसूरत पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया गया है, जिस पर चलकर लोग साबरमती नदी के एक पार से लेकर दूसरे पार तक जा सकते हैं। और खास तौर पर रिक्रिएशनल के लिए काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होंगी, लोग खा पी सकेंगे, घूम फिर सकेंगे। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, केशव वर्मा जी। सर, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है, इसके बारे में बताइए क्या क्या खासियत रहेगी? आप देख रही हैं कि एक बहुत ही, एक तो पतंगे जो होती है ना, पतंग से इंस्पायर्ड है। यहाँ रिवर की जो एक हिस्ट्री है उससे इंस्पायर्ड है ब्रिज, तो इसकी ये ख़ास खुसूसियत है इस चीज़ की। मगर एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अटल जी की जो पोइट्री है, जो उनका लव फॉर ब्यूटी एंड नेचर था, उसको भी एक्सप्रेस करता है। तो इनका जो नाम दिया जा रहा है अटल ब्रिज, वो भी एक ख़ास पर्पस से दिया जा रहा है। और इट इज़ मुझे ये महसूस होता है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा लग रहा होगा ये ब्रिज। इसकी देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा ब्रिज है कि लोग खुद यहाँ पर आके रुकेंगे। ये नहीं कि जस्ट सिर्फ क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो रुकेंगे, यहाँ महसूस करेंगे यहाँ की जो नेचर है, यहाँ का रिवराइन नेचर, यहाँ किस तरीके से हवा चलती है, पानी नीचे से गुजर रहा है। हवा बहुत अच्छी चलती है इस ब्रिज पे, तो वो पानी निकल रहा है, तो एक आदमी खुश होगा यहाँ पर आके, डी स्ट्रेस होगा। और फैमिलीज आएंगी तो हम चाहते हैं फैमिलीज यहाँ पर आएँ और इस ब्रिज पे टाइम गुजारें, थोड़ा क्रॉस भी करें, यही नहीं कि यहीं पर आके बैठ जाएं, मगर क्रॉस भी करें, मगर ब्रिज को एंजॉय करें, इसकी पूरी सीनरी जो है, बिकॉज की सीनरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अब क्या हुआ है कि रिवर ज़्यादा साफ़ हो गई है, तो जो करीब 200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैव कम बैक। इसका ऑक्सीजन लेवल अब 8 और 9% हो गया है, तो वो भी एक ख़ास चीज़ है। तो लोगों को मज़ा आएगा यहाँ आने में। अटल ब्रिज, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं, अहमदाबाद की हेरिटेज के साथ साथ मॉडर्निटी के एक संगम को भी दर्शाता है। और किस तरीके से एक बेहद बेहतरीन आर्किटेक्चर मार्वल किस तरीके से टूरिस्ट स्पॉट के तरीके से कहें या रिक्रिएशनल स्पॉट के तरीके से उभरेगा, उसका भी एक उदाहरण है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेशन के वजीर अमित शाह ने आज रायपुर में कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी NIA के दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस दौरान रियासत के वजीर आला भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। अपने खिताब में अमित शाह ने NIA की कामयाबी की कहानी बयान की। अमित शाह ने कहा कि NIA ने अपने यौम तासीस के वक्त से ही सरगर्म किरदार अदा किया है। NIA ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्य क्षेत्र के हर पहलू में बेंचमार्क स्थापित कर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और जहां तक 2 सिद्धि का प्रमाण है, जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्तापित किए हैं। लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था, परंतु 94% का 2 सिद्धि का प्रमाण है। और वो भी ऐसे केसों के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल है, जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं, घटना यहां होती है। और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है। फिर भी इसकी तह तक जाना, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना, सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढ कर निकालना और उसको खत्म करना। मैं मानता हूं कि NIA ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीके से
पूर्ण करने में सफलता दी है। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी की कमर तोड़ने में एनआईए ने अहम किरदार अदा किया है। सरहद पर रची गई साजिश को भी एनआईए ने कामयाबी के साथ बेनकाब किया है। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुना, जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करने के लिए हर संभव ये प्रयास रहा कि आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद विरोधी जितने भी कानून हैं, आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, वो सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दोष सिद्धि के प्रमाण को 100% करने का लक्ष्य रखा जाए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन 188.484 करोड़ की लागत के 161 मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे की तरक्की का काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि नई नस्ल के बुनियादी ढांचे के मामले में उत्तर प्रदेश भारत की तमाम रियासतों से आगे होगा। भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता सारे देश में बढ़ी है। दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है, लोगों से बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता है। दुनिया का सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री जो अमेरिका है, अमेरिका में ही जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां के लोगों के द्वारा भी जो हमने बातें सुनी है, केवल वहां रहने वाले भारतीयों के द्वारा नहीं, बल्कि जो अमेरिका के नागरिक हैं उनके द्वारा भी हमने बातें सुनी हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। बहनों भाइयों, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदल रही है। और जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में जस्टिस ललित को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनकी बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत 3 माह से भी कम होगी। और जिले हुकूमत की शराब पॉलिसी के खिलाफ शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी कई हफ्तों से धरना मुजाहिरों के जरिए अरविंद केजरीवाल हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी कारकुनों ने दिल्ली हुकूमत के खिलाफ पदयात्रा निकाली। केजरीवाल जी, अगर सच्चाई है तो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत नहीं है। जनता का विश्वास आपके प्रति हट गया है। आपको जवाब देने हैं तो ये बताइए, शराब नीति लाकर आपने हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को दिल्ली के खजाने से लूटने क्यों दिया? वो बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो तरह तरह के ड्रामे करते हैं। पहले कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, इसलिए ये शराब नीति के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, इसलिए ये कह रहे हैं। अभी इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। क्या कोई उन्होंने आज तक सबूत दिखाया है? उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 93A में वाक़ई सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को मलबे में तब्दील हो जाएंगे। हमारे खुसूसी नामानिगार मुकेश शुक्ला ने इस मामले में नोएडा के रिहायशियों की राय ली। जैसा कि काफी दिनों से हलचल थी सुपरटेक के ट्विन टावर को लेकर के, जो ठीक मेरे पीछे है, इसको डेमोलिश करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल यानी रविवार को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में इसे गिरा दिया जाएगा। और आप देखिए चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता करी गई है।
और यहाँ पर ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो हैं वो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 100 मीटर की ये अब तक की भारत की सबसे ऊंची इमारत है जिसको डिमोलिश किया जाएगा। किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इससे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इलीगल जो बिल्डिंग बनी थी ये हमारी रेजिडेंट की एक जीत की तरह एक प्रतीक है। इसको देख के बड़ी खुशी हो रही कि हमारा एक अच्छा डिसीजन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और ये जो गिर रही है दुख हो रहा है जिसका इन्वेस्टमेंट था, लेकिन ये इलीगल का एक वो प्रतीक बन गया। ये रावण दहन की तरह लग रहा है मुझे। ये आपके लिए ये किस तरह का मोमेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स होगी? फर्स्ट टाइम हो रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट है कि ऐसा देखने को मिल रहा है सबको। इलीगल चीज़ें करोगे तो वो एक टाइप से बुराई होता है, तो फिर उसका ही है अगर मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं उन्हें। कुछ बुजुर्ग भी हैं। एक मैसेज गया है कि अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी, किसी भी बिल्डर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही यही है, होना भी यही चाहिए, जो अनलीगल काम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश वो अच्छा दिया है। ये इसमें उनको बिल्डर्सों को ज़्यादा संदेश जाएगा इस बात का। जो आसपास के रेजिडेंशियल लोग हैं उनको भी यहाँ से मूव करने के लिए अगले 24 घंटे के लिए कह दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो सुपरटेक के जो अब ये दोनों टावर हैं, आज के बाद इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कल ठीक रविवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में ये पूरी की पूरी दोनों टावर की जो बिल्डिंग है ये धाराशाही कर दी जाएगी, जमींदोज कर दी जाएगी। कैमरा वेंकट के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, नोएडा। हमारे साथ ही मुकेश शुक्ला ने पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से भी बात की। उन्होंने कहा कि ट्विन टावर्स के अंदर और अतराफ का ट्रैफिक सुबह 7 बजे से बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ कमिश्नर आलोक सिंह हैं। सर, किस तरह के पूरे इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर के, क्या कुछ पैरामीटर्स है? देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शंस हैं और जो ऑर्डर है उसके कंप्लायंस की पिछले 6 माह से तैयारी चल रही है, और एक ये बहुत बड़ा टीम एफर्ट है जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियरिंग साइट्स के, एक्सप्लोजिव्स के, बिल्डिंग्स के से रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, प्लस इसमें पुलिस पर्सनल और फायर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हैं। इन सब ने एक बहुत ही समग्र कार्य योजना तैयार की है, और यहाँ के आसपास के जो 40 टावर्स हैं वो आज से उसको खाली कराना शुरू हो गया है। वो लोग सेफ स्थानों पर मूव कर जाएंगे, और इस पूरे जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं ये कल एक्सक्लूजन जोन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति, वाहन अलाउड नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की वेबसाइट है और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी टेलीकास्ट के फौरन बाद मन की बात प्रोग्राम इलाकाई ज़बानों में नश्र की जाएगी। सफ़र कलकत्ता गालिब की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या है। गालिब के मिजाज और उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू सफ़र की रुदात में देखने को मिलते हैं। गालिब को पेंशन की बहाली में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बनारस में लिखी जाने वाली मसनवी चिराग़ दैर इस सफ़र का हासिल ज़रूर है। गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम गालिब का सफ़र कलकत्ता के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अदबी दुनिया की मुमताज़ शख्सियात के अलावा तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकाला निगारों ने इस सफ़र की मुख्तलिफ जिहात को सामने रखते हुए कहा कि गालिब का सफ़र कलकत्ता सफ़रनामा अदब की ऐसी सिन्फ है जिससे अदब के अलावा तारीख़, जोग्राफिया और तहजीब का भी इल्म होता है। गालिब ने सफ़रनामा तो नहीं लिखा, लेकिन अपने खुतूत में इस सफ़र की जो रुदाद लिखी है उससे इस सफ़र की खासी तफसीलात सामने आ जाती हैं। ये सफ़र इस लिहाज से बहुत ही गैर मामूली कहा जा सकता है गालिब के हवाले से, क्योंकि इस सफ़र में गालिब ने एक तो कलकत्ते में क़याम किया अपने पेंशन के सिलसिले में, इसके अलावा कलकत्ते में जो उदबा और शुरा थे, ख़ास तौर से क़तील जो थे और फिर उनका जो पूरा हल्का था, उन लोगों से गालिब के मुनाक़शे हुए, गालिब के एक तरह से उनसे मुकाबला आराई भी हुई, आवेज़िश भी हुई, और इसकी वजह से गालिब की तहरीरों में कहीं ना कहीं, चाहे बहुत वाज़ेह तौर पे ना हो, लेकिन यह है कि गालिब मसलन वहाँ
क़ताए गालिब ने कहा, फिलबदी क़ता कहा। इसके अलावा उसी सफ़र में बनारस में गालिब रुके, तकरीबन 1 महीने उनका क़याम रहा और अपनी फ़ारसी शायरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मसनवी उन्होंने कही है बनारस में चिराग़े दैर, वो गैर मामूली मसनवी है उस शहर के बारे में। तो इस लिहाज से ये कलकत्ते का सफ़र महज सफ़र नहीं रहा, बल्कि इसके वसीले से गालिब की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हमारे सामने आते हैं कि जिनसे हम गालिब की फ़हम, गालिब को समझने में, गालिब की शायरी को समझने में या गालिब के जहन को समझने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। इस सेमिनार का मकसद यही है कि गालिब के सफ़र कलकत्ता के दौरान जो भी वाक़यात पेश आए और जिस तरह से वो पूरा सफ़र अमल में आया, उसके एक एक पहलुओं पर जो है रोशनी डाली जाए कि वो बांदा में रहे तो क्या उनकी मसरूफियात रहीं, क्या उनकी अदबी काविशें थीं उस टाइम पर, या कलकत्ता के सफ़र के कलकत्ता क़याम के दौरान क्या क्या वाक़यात रोनुमा हुए, किस तरह के मुशायरे मुनक़्क़िद किए गए, किस तरह की शायरी उन्होंने वहाँ की है, किस तरह के वहाँ ख़ुतूत उन्होंने जो है लिखे हैं, किन किन लोगों से उनके रवाबित रहे वहाँ पर। तो ये 2 रोज़ा सेमिनार जो है उनके पूरे सफ़र, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता सफ़र, फिर वापसी के सफ़र पे जो है पूरा इहाता किया गया है। और ज़ैली उन्वानात के तहत जो हम लोगों ने मकाला निगार हज़रात को दिए थे, उन पे उन्होंने इंसाफ करने की कोशिश की है। और जमात इस्लामी हिंद के साबिक़ अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी को आज दिल्ली में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका गुज़िश्ता शाम तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने दीन की तफ़हीम और दावत के सिलसिले में दर्जनों किताबें तस्नीफ़ की। उनके इंतकाल से जमात इस्लामी और दीगर मजहबी हलकों में सोग का माहौल है। कई सरकर्दा शख्सियात ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। और बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। बारिश और सैलाब से जानियों मालकी का काफ़ी नुकसान हुआ है। सैलाब से मुताल्लिक़ा वाक़यात में 937 अफराद की हलाकत के बाद पाकिस्तान में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सबसे ज़्यादा अमवात सूबा सिंध में हुई है। यहाँ 300 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो गए हैं। सैलाब की वजह से कई शाहराहों पर ट्रैफिक बंद है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे किया। बिगड़ते हुए हालात के दरमियान पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील भी की है। और खेल की खबरों में ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2022 में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ सोने के तमगे पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही नीरज ने 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इस मुकाबले में टोक्यो ओलंपिक में चांदी के तमगे के फातेह जैकब वार्डलेजिच दूसरे मुकाम पर रहे, जबकि यूएस के कार्टिस थॉमसन ने तीसरा मुकाम हासिल किया। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।